नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के विशेष सत्र में, जिसमें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 12 साल बाद इजराइल में नेतन्याहू युग समाप्त हो गया है। अर्थात इजराइल के प्रधानमंत्री अब नेतन्याहू नहीं होंगे, इनके स्थान पर एक नए व्यक्ति ने हाल ही में इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री पद की काबिलियत प्राप्त कर ली है। अर्थात संसद में अपने द्वारा वोट प्राप्त करके अपना प्रतिनिधित्व कंफर्म कर दिया है। अपने पक्ष में वोट जितने आवश्यक थे, यानी बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़ा प्राप्त कर लिया है, और उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। दुनिया भर के तमाम राजनेताओं के द्वारा इन्हें शुभकामनाएं, बधाइयां भेज दी गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इन्हें ग्रीट कर दिया है, यानी इन्हें बधाई दे दी है कि आप नए प्रधानमंत्री के रूप में भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में अवश्य सकारात्मक रहेंगे। ठीक है, तो ये तो थी आपकी न्यूज। अब चर्चा करते हैं क्या कुछ हुआ इस पूरी कहानी के पीछे, किस प्रकार से नेतन्याहू एरा समाप्त हुआ और नफ्ताली बेनेट किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इनका व्यक्तित्व कैसा है, और ये वर्तमान में जिस प्रकार से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चल रहा कन्फ्लिक्ट है उस पर अपना रवैया और नजरिया कैसा रखते हैं। इनके नजरिए के कारण क्या एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में तनाव बढ़ेगा, घटेगा, इनका व्यक्तित्व क्या है और इनके पीछे का इतिहास क्या है, ये तमाम बातें आज के सेशन में सारी चर्चा का विषय बनेंगी। तो एक एक करके हम सारी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि आपको मालूम है कि 1 करोड़ से भी कम आबादी वाले इजराइल, जो कि भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, वैसे ये पूर्वी तरफ से भारत के अंदर अगर कहा जाए तो पश्चिमी एशिया की तरफ स्थित जो राज्य है या देश है इजराइल। इस इजराइल में हर व्यक्ति जिसकी मतलब इजराइल की आबादी जिसकी 1 करोड़ से कम आबादी है, यहां पर हर अडल्ट को यानी हर वयस्क व्यक्ति को सेना में होना कंपलसरी है, यानी कंपलसरी आर्मी सर्विसेज हैं। ऐसी स्थिति में नफ्ताली बेनेट भी इजराइल की सेना के अंदर पहले कार्य कर चुके हैं। इजराइल की सेना में कार्य करते हुए ये चीफ ऑफ स्टाफ के पद तक रह चुके हैं, यानी कि यहां की सेना में ये 2006 से लेकर 2008 के बीच में चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं इजरायली सेना में। यहां हर व्यक्ति, चाहे नेतन्याहू रहे या फिर बाद में जिनके बारे में हम यायर लैपिड के बारे में बताने वाले हैं, वो भी सब व्यक्ति कहीं ना कहीं सेना से जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद में इन्होंने अपने कार्यकाल के बाद में जो आगे कार्य किया उसमें एक बहुत बड़े प्रभावशाली बिजनेसमैन के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई हुई है। और जब ये पॉलिटिक्स में एंट्री किए तो पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद में ये अपनी यामिना पार्टी से चुनाव जीत करके 2013 में पहली बार चुनाव जीते। 2019 तक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे और यहूदी राष्ट्र की केवल और केवल जूइश कंट्री की मांग करने वाले ये व्यक्ति बने। अब आप पूछेंगे कि किस प्रकार से आप इसको एनालाइज करते हैं। साथियों, जिस प्रकार से बेंजामिन नेतन्याहू को आपने आज तक एंटी अरब समझा है, क्योंकि 12 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने जिस प्रकार से इजराइल को पूरी दुनिया के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए और फिलिस्तीन के मामले पर अपनी सख्ती दिखाने के लिए जाना है, ये उनसे भी अल्ट्रा राइट विंग है। अल्ट्रा राइट विंग का मतलब हो गया कि इनके बारे में शब्द यूज किया जाता है कि ये अखंड इजराइल की कामना करते हैं, यानी ये वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि फिलिस्तीन नामक कोई देश ही नहीं है। यानी अगर आप ये मानते हैं कि फिलिस्तीन कोई देश है तो ये उस प्रकार की विचारधारा के हैं जो फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे इजराइल के अस्तित्व को दुनिया के देशों ने स्वीकार किया, ये रिवर्स है कि जिस फिलिस्तीन में से ही इजराइल निकला, ये रिवर्स चलते हुए कह रहे हैं कि फिलिस्तीन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, होता ही केवल इजराइल है। ये इतने अल्ट्रा राइट विंग हैं। तो अब सवाल बनता है कि इनका पद पर चयन हुआ कैसे, कैसे पहुंचे ये पूरी की पूरी कहानी में। साथियों, आपको मालूम होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अंदर 12 साल से सत्ता में तो हैं, लेकिन पूरे कार्यकाल में वो गठबंधन की सरकार ही चलाते रहे। जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि वर्ष 1948 में बना हुआ इजराइल अब तक 36 सरकारें देख चुका है। ये इसकी 36वीं सरकार है। अगर आप कैलकुलेट करें तो अभी तक जिस सरकार को, मतलब देश को बने हुए अभी 70 से 72 साल का समय हुआ हो, वो सरकार 73 साल का जिसको समय हुआ हो जिस देश को बने हुए, वो 36 बार सरकार बनता हुआ देख चुका है। यानी हर 2 साल की औसत से एक नई सरकार बन के आती है। आपको जानना होगा कि लास्ट ईयर से लेके इस साल तक
4 बार वहां चुनाव हो चुके हैं। तो कहने का तर्क यह है कि यहां पर हमेशा गठबंधन सरकारें बनती हैं। अब गठबंधन सरकारें क्यों बनती हैं, इसके पीछे की कहानी यूं है कि इजराइल के अंदर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है और इजराइल की संसद जो है वो नेसेट कहलाती है। नेसेट जो है वहां पर कुछ मत प्रतिशत यानी लगभग 3.5% मत जिन्हें प्राप्त होते हैं वही अपने सांसदों को नेसेट में बिठा सकता है। अगर 3.5% से कम परसेंटेज अगर किसी पार्टी को मिलती है तो वो व्यक्ति अपने मेंबर को वहां बिठा नहीं सकता। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। आज आप इंडिया में जब इलेक्शन देखते हैं तो किसी नेता को वोट देते हैं, इजराइल में पार्टी को वोट दिए जाते हैं, नेता को नहीं। अगर हम आज अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को पहचानते होंगे। कहीं से मोदी जी सांसद से, कहीं से राहुल गांधी जी सांसद, कहीं से सोनिया गांधी जी, कहीं से हमारे बालकनाथ, कहीं से आदित्यनाथ, सब इसी प्रकार से वहां पर पार्टी चुनाव लड़ती है और उसको वोट दिए जाते हैं और उसकी वजह से बनी हुई परसेंटेज पर सीट डिसाइड होती हैं। यहां पर बनी हुई पार्टीज में से जो इस बार के इलेक्शन हुए उनका परसेंटेज अगर आप देखें तो ये 49 ईयर ओल्ड हैं, उनका परसेंटेज अगर आप देखें, और ये मैं मतलब जो आपको लाइन बोल रहा हूं कि ये लिखते हैं अपने द्वारा अपने बारे में, जब इनसे पूछा जाता है नफ्ताली बेनेट के बारे में कि आप अरब्स बोले तो पैलेस्टाइन के समर्थकों को कैसे देखते हैं, तो इनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल है ये। आई हैव ऑलरेडी किल्ड अ लॉट ऑफ अरब्स इन माई लाइफ एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। यानी कि इनका व्यक्तित्व इनकी इस छवि को बताने के लिए पर्याप्त है जो इन्होंने अपने द्वारा कई प्रकार से कहे गए स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि मैंने अब तक बहुत सारे अरब्स को मतलब मारा है और मुझे इस बात में किसी भी प्रकार की कोई मतलब क्या कहे जाए तो एक प्रकार की चिंता नहीं है, मुझे गलत नहीं लगता अरब्स को मारना। ये इनका मतलब इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा है अब तक की अगर हम बात करें तो। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी नेसेट में जो 120 सीटें हैं, इन 120 सीटों के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो नफ्ताली बेनेट जो है वो 120 सीटों के साथ में जुड़े हुए हैं। और 120 सीटों के साथ में अगर आपको बताऊं तो इन 120 सीटों का किस प्रकार से वर्गीकरण है जरा आप इसे देखें साथियों। 120 सीटों के वर्गीकरण को यहां पर आप रिसेंट में यानी मार्च में हुए इलेक्शंस के आधार पर देख सकते हैं। 120 सीटों में से जो 52 सीट्स थी ये नेतन्याहू के समर्थन की थी। ऑब्वियस सी बात है, सरकार बनाने के लिए 120 में से आपको 61 सदस्य अपने पक्ष में चाहिए होंगे, लेकिन यहां के चुनाव के बाद में बने हुए गठबंधन में रिसेंटली जो गठबंधन बना उसकी स्टैटिक्स बड़ी ही मतलब समझने लायक है। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में पढ़ाया है अपनी मॉर्निंग वाली रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। मैंने बहुत दिन पहले ही आपको अनाउंस कर दिया था कि नफ्ताली बेनेट होंगे नए प्रधानमंत्री, लेकिन आज आपको ये चुनावी गठजोड़ जो है ना ये समझ के बड़ा मजा आने वाला है। साथियों अगर आपको याद हो तो मैंने मार्च 2021 के इलेक्शंस के रिजल्ट को जब आपको पढ़ाया था तब बताया था कि यहां पर 52 सदस्य तो जो नेतन्याहू ग्रुप है उसके समर्थक हैं और एंटी नेतन्याहू वो सदस्य 57 हैं। एंटी नेतन्याहू सदस्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है यश आतिद पार्टी जिसमें 17 सदस्य हैं और यायर लैपिड इसके नेता हैं। वहीं पर जो नेतन्याहू के समर्थक ग्रुप हैं उसमें नेतन्याहू की खुद की पार्टी सबसे ज्यादा संख्या जीत करके आज भी इजराइल की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम है लिकुड पार्टी। 52 सदस्यों के साथ लिकुड पार्टी यानी कि लिकुड प्लस अन्य जो गठबंधन पार्टी हैं उनकी संख्या 52 है। वहीं पर एंटी नेतन्याहू की संख्या 57 है। सरकार बनाने के लिए 61 का जादुई आंकड़ा छूना था। आवश्यकता थी 4 सीटों की। 4 सीटों में ये बीच के 2 सदस्य जो 11 सीट लेकर बैठे हुए थे इनका किसी एक पार्टी या एक गठबंधन के साथ जुड़ना जरूरी था। इन 11 लोगों में से आपके सामने यह संख्या निकल करके आती है। 7 सदस्य निकल के आते हैं यामिना पार्टी के। यह वही यामिना पार्टी है जो नफ्ताली बेनेट की पार्टी है। तो नफ्ताली बेनेट जो रिसेंट बने हुए प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, वो असल में इस 7 मेंबर वाली पार्टी के सदस्य हैं। यानी कि इनकी पार्टी में केवल 7 ही मेंबर हैं और उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के पद पर 2 साल तक बैठे रहेंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि इन 57 के साथ में मिलने के लिए ये 7 लोगों का मिलना बहुत जरूरी था, और अगर ये 7 लोग इनसे मिलते तो ही जाकर के ये आंकड़ा 57 + 7 दैट इज 64 पहुंचता और सरकार बना पाता। इसी बीच में एक पार्टी यहां और है, दैट इज यूनाइटेड अरब लिस्ट, जिसमें 4 सदस्य हैं। यानी इन 11 लोगों का इस तरफ जुड़ना बहुत जरूरी था। वहीं पर अगर ये 11 लोग इस तरफ जुड़ जाते तब ही जाकर के ये 52 से 63 के आंकड़े पर पहुंच पाते। तो यामीना पार्टी और यूनाइटेड अरब लिस्ट ने समर्थन किया इस पार्टी का, यानी कि यहां से 57 + 11 मिलकर के सदस्य संख्या बनी 68 सदस्य संख्या बनने से आसानी से यह समझ में आ रहा था कि नेतन्याहू के अपोजिशन वाले सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन नेतन्याहू ने भी कहते हैं कि कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर आप संख्या देखें तो अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए तो साथियों वहां नंबर बड़ा ही चैलेंजिंग निकल करके आया। चैलेंजिंग निकल करके आया का मतलब है जहां नेतन्याहू को लोग कमजोर समझ रहे थे कि ये 52 ही सदस्य बना पाएंगे अपने पक्ष में, नेतन्याहू ने भी जादुई आंकड़े में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको जान के आश्चर्य होगा जहां 61 सीटें बहुमत के लिए आवश्यक हैं वहां पर 61 किसी को भी नहीं मिली हैं। असल में यहां इलेक्शन ही 119 सीटों के लिए हुआ, जिसमें से एंटी नेतन्याहू ग्रुप 60 सीट लेकर के आगे चलता रहा और 59 सीट नेतन्याहू ले गए। बड़ा ही रोचक था यह जानना कि यह कैसे संभव हुआ कि नेतन्याहू ने 52 से 59 का आंकड़ा छुआ। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो नफ्ताली बेनेट अभी सरकार में आए हैं ये केवल एक ही वोट से जीते हैं, और दुनिया इस बात के लिए चिंतित भी है कि इजराइल की यह सरकार हो सकता है बहुत ही अस्थिर सरकार हो, जल्दी ही यहां पर फिर से इलेक्शन हो जाएं, हो सकता है नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बनकर सामने आ जाएं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि यहां पर एक वोट का मार्जिन है। सवाल बड़ा है कि 52 से 59 कैसे पहुंचा। तो 52 से 59 पहुंचने के लिए आपको जरा इन आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। आपको यह देखना होगा कि क्या यामीना और यूनाइटेड अरब लिस्ट में से तो कोई यहां नहीं चला गया। आंसर है जी नहीं, यूनाइटेड अरब लिस्ट भी यहां पर है और यामीना भी यहां पर है। फर्क सिर्फ क्या है अब वो जान लीजिएगा। 52 को 59 पहुंचने के लिए 7 सदस्यों की आवश्यकता थी, 7 मेंबर की आवश्यकता थी। इन 7 मेंबर्स में से इस एंटी नेतन्याहू ब्लॉक में से जिसने नेतन्याहू का साथ छोड़ा, एंटी नेतन्याहू ग्रुप में से जिन्होंने यायर लैपिड का साथ छोड़ा, उस पार्टी का नाम था जॉइंट लिस्ट नामक पार्टी। अगर आप इसे देख रहे हो तो यहां पर आपको एक पार्टी दिखाई दे जाएगी, यह है जॉइंट लिस्ट पार्टी जिसके पास 6 सदस्य हैं। अगर आप बनी हुई सरकार में जॉइंट लिस्ट पार्टी को खोजना चाहेंगे तो आपको जॉइंट लिस्ट पार्टी दिखाई नहीं देगी। यह पार्टी बैठ गई किसकी तरफ जाकर? नेतन्याहू की तरफ, और 52 से आंकड़ा पहुंचा दिया गया 58। फिर भी आप संख्या यहां 59 देख रहे हैं। यह 59 का आंकड़ा कैसे हुआ? 59 के आंकड़े में यामीना पार्टी का एक नेता नेतन्याहू की पार्टी से मिल गया। यही कारण है कि यामीना में 7 की जगह 6 मेंबर रह गए। अब बचता है सर, इसके बावजूद भी यहां पर यूनाइटेड अरब लिस्ट के अंदर तो 4 लोग जीत करके आए थे, यहां पर 3 कैसे रह गए? रीजन यह है कि यूनाइटेड अरब लिस्ट के एक नेता ने वोट ही नहीं दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि नेतन्याहू ने इस बार के चुनाव को भी काफी मैनेज करने का प्रयास किया था। केवल एक वोट से, मतलब आप सोचिए हर एक वोट कितना कीमती होता है। एक फोटो बहुत प्रचलित हो रही है कि ये नेतन्याहू वाली पार्टी के जो अपोजिशन वाले लोग हैं, इन्होंने नफ्ताली बेनेट वाले एक सांसद को तो स्ट्रेचर पर लिटा के लेके आए थे वोट देने के लिए कि भैया वोट देने चलो, अदरवाइज सरकार नहीं बनेगी। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि फाइनली नफ्ताली बेनेट 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब यहां पर 2 जानकार लोग और भी हैं जिन्हें आप जान लें। साथियों, इनकी नफ्ताली बेनेट की पार्टी यामीना पार्टी है, ये याद रखें। साथ में जो यश आतिद पार्टी है उसके नेता यायर लैपिड हैं। साथियों, सितंबर 2023 तक यायर लैपिड ये नफ्ताली बेनेट सरकार में रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर के लिए
यायर लैपिड जो हैं ये सरकार में रहेंगे, यानी प्रधानमंत्री रहेंगे। तो 2-2 साल के लिए सरकारें बांटी गई हैं। एक व्यक्ति और है जिस व्यक्ति के कारण ये चुनाव चौथी बार हुए, वो व्यक्ति जरूर खोजना होगा इन पन्नों में, और उस व्यक्ति का नाम है बेनी गैट्स। वो वही व्यक्ति है जिसने कि नेतन्याहू के साथ पहले गठबंधन किया था 2-2 साल की सरकार का, लेकिन वो बेनी गैट्स जब बीच में ही गठबंधन तोड़ दिया तभी इजराइल में दोबारा चुनाव हुए थे। जरा खोजते हैं बेनी गैट्स कहां है। आप देखिए, इजराइल की जनता ने बेनी गैट्स का बहुत बुरा हाल किया। बेनी गैट्स जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेता हैं, इन्हें इजराइल की जनता ने मात्र 8 सीटें दी हैं। हश्र उनका यह हुआ कि जो कभी नेतन्याहू के साथ 2 साल के लिए पीएम बनने का सपना देख रहे थे, आज उन्हें यहां पर डिफेंस मिनिस्टर के पद से काम चलाना पड़ रहा है। वहीं पर ये जो यायर लैपिड हैं, इन्हें फॉरेन मिनिस्टर का पद मिला है। तो वर्तमान में यहां के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड हो गए, बेनी गैट्स यहां के डिफेंस मिनिस्टर हो गए, और नफ्ताली बेनेट यहां के प्रधानमंत्री हो गए। हर पार्टी के किसी एक नेता को किसी ना किसी प्रकार का विभाग दिया गया है। याद रखिएगा, यायर लैपिड ने फॉरेन मिनिस्ट्री पकड़ी है, अर्थात इजराइल में विदेशी संबंधों की प्राथमिकता ज्यादा है। इस बात को आप अतिरिक्त रूप से जान सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, और दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि 7 सांसद वाला व्यक्ति जो है वो किंग मेकर से किंग बन गया है। यामीना पार्टी का नेता जिसके समर्थन में 7 ही व्यक्ति थे, वोट देने 6 ही पहुंचे, वो किंग मेकर था और खुद किंग बन के चला गया, और यहां पर ये 2 साल के लिए पद पर है। अब आपको भी देखना होगा, जिस प्रकार से इजराइल में साल भर के अंदर 4 बार चुनाव हुए, 2020 से 21 के बीच में 2 साल में 4 बार चुनाव हुए, तो कहीं फिर एक चुनाव तो इंतजार नहीं कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू शांत रहने वाले तो नहीं हैं। जब 52 से 59 का आंकड़ा लेके आ सकते हैं, 1 वोट से किसी को प्रधानमंत्री लेकर के आ सकते हैं, तो संभव है कि ये आगे भी कुछ बढ़िया सा कर ले जाएं। तो यहां से आगे फिर से इजराइल की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप जरा सोच के देखिए, 1 वोट ने कैसे इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया है। तो उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होंगी। इजराइल के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, और यहां पर ये हैं यायर लैपिड और ये हैं नफ्ताली बेनेट। सितंबर 2023 से अगले प्रधानमंत्री यानी अल्टरनेटिव प्रधानमंत्री ये होंगे। यायर लैपिड वर्तमान में क्या बन चुके हैं, यहां के फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं। सितंबर 2023 में जाकर के यायर लैपिड प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, अब जवाब है सवाल, दुनिया क्या कह रही है इस पूरी घटना के लिए। तो साथियों, दुनिया क्या कह रही है इस पूरी घटना के लिए, तो जरा जान लीजिएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्यों महत्वपूर्ण है, यूएई के द्वारा कहा गया। साथियों, इसलिए क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप ने इन्हीं 2 देशों के बीच तो करवाया था। तो यूएई कैसे मानता है बेनेट को, तो यहां पर यूएई ने इनको कांग्रेचुलेट किया है और कहा है कि हम आपके साथ में आगे कॉपरेशन को महत्व देंगे। अर्थात ट्रंप के माध्यम से किया गया वो कार्य जिसमें इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम अकॉर्ड करा के एक दोस्ती का व्यवहार शुरू किया गया था, वो आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कि गल्फ कंट्री इसका समर्थन कर रहे हैं और यूएई समर्थन कर रहा है, दैट मींस सऊदी अरब भी साथ है। तो आपके दिमाग में सवाल बनेगा, ईरान का क्या हुआ। ईरान तो प्रो फिलिस्तीन है, यानी फिलिस्तीनियों के पक्ष में बात करता है। ईरान ने भी कहा है कि हम देखना चाहेंगे कि इनका नजरिया किस प्रकार का होता है। दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स में अगर हम आगे की बात करें तो पूरी दुनिया ने इन्हें कांग्रेचुलेट किया है और पूरी दुनिया ने इन्हें कहा है कि हम आपके साथ में अच्छे कॉपरेशन की उम्मीद करते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत की तरफ से इन्हें कांग्रेचुलेट किया है और कहा है कि इनके प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ में यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा जब ग्रीट किया गया नफ्ताली बेनेट को, तो प्रधानमंत्री ऑफ इजराइल यानी पीएम ऑफ इजराइल ने भी मोदी जी का धन्यवाद किया और भविष्य में अच्छे संबंधों की राह आगे बढ़ाने के बारे में अश्योर किया। यहीं पर यायर लैपिड जो यहां के फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने भी एस जयशंकर साहब को धन्यवाद दिया और भविष्य में अच्छे स्ट्रेटेजिक संबंध बनाने का वादा किया है। साथियों, यायर लैपिड के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े लिबरल हैं, इतने सख्त नहीं हैं, लेकिन बेनेट जो है वो काफी ज्यादा प्रो राइट विंग है। लेकिन देखना होगा पूरी दुनिया को ये कौन सी नई दिशा देते हैं। तो अभी आज जो आप जिस नोट पर इसे छोड़ रहे हैं वो ये है कि अभी भी बहुत सारी रिस्क बाकी है। इस एक वोट के कारण कहीं मुझे 2 दिन बाद फिर ना पढ़ाना पड़ जाए
कि भाई इजराइल के अंदर नए प्रधानमंत्री होंगे नेतन्याहू। तो देखना होगा इस पूरी कहानी को, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसके साथ जुड़ करके आप रोजाना अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे मेरे साथ फ्री स्पेशल क्लासेस पढ़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, जिसपे 60,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। यहां पर आपको क्लास के लिंक प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा रोजाना सुबह इसी चैनल पर आपके लिए आरएनए नामक एक रियल न्यूज एंड एनालिसिस, देश और दुनिया की खबर लेके आया जाता है। 6:45 पर आपके लिए वो शो आता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी रिचफुल नॉलेज के साथ होता है। अनअकैडमी पर प्लस कोर्सेज के लिए आप मुझे यूपीएससी और एसएससी दोनों ही सेगमेंट में फॉलो कर सकते हैं। बात की जाए यूपीएससी सेगमेंट में, तो कल तक यानी 16 तारीख रात 12 बजे तक यूपीएससी में एक ऑफर चल रहा है। मेंस तक के सब्सक्रिप्शन पर 25% ऑफ चल रहा है जीएस प्लस ऑप्शनल में, और अगर आप रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं तो एडिशनल 10% का ऑफ दिया जा रहा है। वहीं एसएससी के अंदर अगर हम बात करें तो एसएससी कैटेगरी के अंदर भी यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो 10% एडिशनल डिस्काउंट के साथ साथ आप लोग मेरे साथ जितनी भी मेरी प्रीवियस क्लासेस हैं स्टैटिक जीके के बारे में वो सब पढ़ पाएंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, लिटरेचर, टेक्निकल, जितनी भी चीजें आपके एसएससी कैटेगरी में उपलब्ध हैं वो सारी ज्वाइन कर पाएंगे। आपका समय शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।